सर स्टूडेंट्स वांटेड टू नो कि आपके प्रोफेशन में इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, हाउ डू यू मैनेज इट? ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हंस दो, स्माइल कर दो। पर इनको फिर- डांट पड़ती है। हैं? हाँ, ये इनको चैलेंज आता है कि डांट पड़ रही है तो हंस दो, तो और बुरा लगता है कि हंस दिए तो एक तो गलत कर रहे हो, एक हंस रहे हो, नहीं ये हंस रहे होते हैं तो डांट पड़ती है तो और ज्यादा डांट पड़ती है। तो इनको कोई और तरीका नहीं, बताओ। एक कोई मूवी आई थी शायद अजय देवगन की कि मैं अंदर से हंसा। बोले अंदर से कैसे हंसा? तो वो अंदर से हंस लिया करो, मुंह ऐसे ऐसे रखो, लेकिन अंदर से खुश, अंदर से उदास नहीं होना, अंदर से परेशान नहीं होना। ठीक है ना? जब आप स्टार्ट खुश रहना चालू कर देते तो बहुत सारी लाइनें सीधी हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना? तो स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस तो रहेगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, और कुछ चीजें होती हैं उसको आप बदल सकते हो। जिन चीजों को बदल सकते हो उस पर पूरा अपना फोकस करो, पूरा अपनी एनर्जी लगाओ, पूरा उसके लिए प्लानिंग करो। किसी से डिस्कस करना है, किसी से सीखना है, कोई इंटरनेट से कोई चीज लेनी है, जो भी आप कर सकते हो उसके लिए पूरा एफर्ट लगाओ। जो चीज नहीं बदल सकते उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क वाज, अभी तक की आपकी जर्नी में इतना मोटिवेशन का रीजन क्या था? हाउ डू यू रिमेन सो मच मोटिवेटेड? देखो, मोटिवेशन एक बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन मैं कहता हूँ आपके लाइफ में पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, मैंने करना क्या है, मैं सोचता क्या हूँ और मेरे को होना क्या है, ये ज़्यादा जरूरी है। जब आपके दिमाग में है, मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूँगा। मैं मतलब एग्जाम, जो हमारा टेन्योर होता है ना 3 ईयर का, वो कंप्लीट हो गया था मेरा। तो लेकिन मैं डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम रहते थे, एग्जाम मेरे को पास करना था। तो सैटरडे की इवनिंग थी, मैं 4 बजे फ्री हो गया क्योंकि मेरे नीचे भी 3rd ईयर भी आ चुके थे, 2nd ईयर 1st ईयर सब आ चुके थे। तो मैं जैसे ही मेरे रूम पे पहुंचा, मेरी वाइफ को चाय बनाने के लिए कहा, तो इतने में फोन आ गया कि बहुत सारे बम ब्लास्ट हो गए हैं और सारे पेशेंट्स अपने मोस्टली सिविल के आसपास के एरिया से ही हैं, तो वहाँ आएंगे, तो आप तुरंत पहुंच जाओ कि आप सीनियर हो, तो बाकी लोग बाकी पेशेंट भी देंगे। तो मैं वहाँ पहुंच गया, एक मेरा लेक्चरर भी पहुंच गया। वहाँ पे एक पेशेंट आ गया और वो कॉन्शियसनेस उसकी अच्छी नहीं थी, तो हमने फटाफट उसको ट्रॉली पे, मैंने खुद ही खींच के मैंने कहा इसको सीटी में ले जाता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे। जब हम उसका सीटी कर रहे थे तो हमारे हॉस्पिटल में जहां हम खड़े थे वहां पे एक बम ब्लास्ट हुआ। तो फिर हम दौड़ते हुए गए, तो वहां से कुछ जले हुए, कुछ जो जिंदा लोग थे उनको निकाला। और जब ये इस प्रोसेस में थे तो एक सेकंड बम ब्लास्ट और उसी हॉस्पिटल में वहीं हुआ। तो अंदर से क्या बात मन में आई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंदर से मन में आई, ये हमारे लोगों को मारना चाहता है कोई, हम इनको बचा के दिखाएंगे। उस टाइम कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन जो भी कोई मिल रहा था मेरे को, तो मैं 2 घंटे किसी को मिला नहीं, क्योंकि मैंने एक खाली फीमेल वार्ड पड़ा था, मैंने वहां से उठा के सारे पेशेंटों को वहां शिफ्ट किया और मैंने ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक विकलांग सा रेजिडेंट था, वो आया। मैं कहा यार सालों ने अपने मरीजों को मारना चाहते हैं, अपने इनको बचाना है। फिर उसने एक लड़की को फोन कर दिया, वो ब्लड बैंक में थी, उसको जिनको भी लगाना नहीं आता उसको बुला लिया। फिर उन्होंने आगे से आगे फोन किए, तो थोड़ी देर में वहां 100 डॉक्टर आ गए थे उस वार्ड में। 100 तो बेड भी नहीं थे, 100 तो बेड भी नहीं थे उस वार्ड में, 100 डॉक्टर आ गए। उसके बाद एक और वार्ड खोल दिया, इतने पेशेंट आए, करीब 250 के करीब पेशेंट आ गए थे। 3 वार्ड खुल गए थे रात के 3 बजे तक। तो हम सब इस पे लगे रहे कि हमने इनको बचाना है। हालांकि हमारे सामने सामने पेशेंट मर रहे थे बात करते, क्योंकि बम ब्लास्ट में कॉज ऑफ डेथ कुछ और होती है, ठीक ना। पेशेंट कई बार बात करता करता चला जाता है, लेकिन वो हर एक मरता हुआ पेशेंट हमें ये कह रहा था हमने औरों को बचाना है। अब इसको आप मोटिवेशन कहो या जो भी कहो, लेकिन हमारे दिमाग में क्लियरिटी थी। जब आपके दिमाग में क्लियरिटी होती है तो मोटिवेशन से भी आगे बढ़ जाता है। आपके दिमाग में क्लियरिटी कि मैंने ये नीट क्लियर करना है, ये एग्जाम मेडिकल का जो भी है उसको क्लियर करना है, ये क्लियरिटी है ना। तो आपको उसके लिए जो भी पढ़ना है, जो भी किताब चाहिए, जिससे भी पूछना है, जिससे भी जो कुछ जानना है, आप उसमें लग जाओ। मोटिवेशन क्या जरूरत नहीं है। इन डेप्थ Incident. ये कहाँ की बात है जब बम ब्लास्ट? ये अहमदाबाद की बात है, 26 जुलाई 2008। उसके बाद 26/11 भी हुआ था। ये भी टेररिस्ट अटैक है? ये टेररिस्ट अटैक था। ऑलमोस्ट शायद 21 बम ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, जिसमें से 2 हमारे हॉस्पिटल में उसी इमरजेंसी में हुए थे।
मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान कितना ग्रेट है, अगर मैं उस पेशेंट को ट्रॉली खींच के, हालांकि मेरे सीनियर ने कहा यार ये ट्रॉली खींचना अपना काम थोड़ी है, तो ट्रॉली खींच के नहीं आता और मेरे साथ वो भी आ गया तो हम दोनों मरे हुए होते वहां। हाँ और वहां फिर गए, वहां से और निकाले, और वो निकाल के वो दूसरे वार्ड में ले गया उनको, तो फिर वहां हुआ बम ब्लास्ट। मतलब 2 बार एक ही दिन में भगवान ने बचाया। तो अपने छोटे छोटे गोल हैं, छोटे छोटे फोकस हैं, उस पर क्लियरिटी रखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मेडिकल में नहीं हुआ तो मैं नर्सिंग में चली जाऊं क्या, फार्मेसी में चली जाऊं क्या, उधर चली, बिल्कुल फोकस रहो। 100% सब बच्चों का बढ़िया रैंक से सिलेक्शन होगा, कोई उसकी, मेरे को कोई डाउट नहीं, आपको डाउट हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं आप भी डाउट मत रखो, दिमाग बिल्कुल भी डाउट नहीं रखो। सर स्टूडेंट्स वांटेड टू नो कि सर का माइंडसेट क्या रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर, कि क्रैकिंग नीट इज नॉट इजी, टेकिंग अ डिफिकल्ट प्रोफेशन एंड दैट टू सर्जरी इज नॉट इजी। इस पूरे प्रोसेस में व्हाट माइंडसेट डू, मतलब बच्चों का माइंडसेट क्या होना चाहिए इस जर्नी? देखो, अपना जो भी गोल है, एक दिन में तो अपने कोई नीट या आईआईटी एक दिन में तो क्रैक नहीं कर सकते। अपने साल में 365 दिन है, अपना जो भी वर्क है, जब जो भी कोर्स है, जो भी है, उसको आप 200 टाइम्स में डिवाइड कर लो। 200 टाइम्स, 365 नहीं कर रहा, 200 टाइम्स। आज मैंने इतना पढ़ना है, पढ़ना ही है। आज घर में शादी है तो भी मैं इतना तो पढ़ना ही है। आज दिवाली है तो भी इतना तो मैंने पढ़ना ही है, उसको पढ़ना ही है आप। और जो आपको क्लास में, कोचिंग में, कहीं पे भी कोई आप पढ़ते हो, उसको मैं नाम दिया, मेरा ही दिया हुआ नाम है डबल टैप थ्योरी। तो आपको शाम को वो चीज दोबारा पढ़नी ही पढ़नी है, उसके पन्ने पलटने ही पढ़ने। आज सुबह पढ़ा है ना क्लास में 10 बजे, शाम को 7 बजे, 8 बजे, खाना खाने से पहले, बाद में, जब भी, उसको एक बार दोबारा पढ़ लेना है, तो एक साथ आपका रिवीजन चलता जाएगा। ठीक है। और अगर और अच्छा करना चाहते हो तो जो चीज अभी मैडम ने नहीं पढ़ाई है, सर ने नहीं पढ़ाई है, उसको थोड़ा सा और पढ़ लो, उसके पन्ना ही पलट लो, ऐसे जस्ट उसकी पिक्चर्स ही देख लो, तो आपको वो चीज नई नहीं लगेगी कभी। और जो ऐसे वन स्टेप एक्स्ट्रा करोगे ना, वो 365 दिन में 365 स्टेप हो जाएंगे। अपने साथ वाले सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल छोटी सी बात है, और आप इसको फॉलो नहीं करते। हमने बीच में सेकंड एमबीबीएस में फॉलो नहीं किया था, हमारे को किसी ने कह दिया कि यार डॉक्टरी में क्या है, आप आईएएस बनो, तो हम आईएएस की बुक्स पढ़ने लग गए, तो सेकंड एमबीबीएस में हमारे मार्क्स कम आ गए थे। फिर हमें समझ में आया नहीं यार, मेडिकल में जाना है अपने को। तुम्हारे पास ये चांस नहीं है कि 12th में गड़बड़ाए तो फिर समझ आएगा नहीं 12th करनी है, ये देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। सर कैन यू शेयर व्हाट वाज योर रूटीन ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ? रूटीन तो यार हमारा बहुत सख्त था। दैट इज हमारी मम्मी घर के कम से कम 30% काम मेरे से करवाती थी। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। घर के 30% काम मम्मी मेरे से करवाती थी। मैंने टीएमटी की तैयारी कर रहा था, उस टाइम भी साइकिल पे कनक लेके पिसवाने जाता था। हमारे घर में जो वाटर वर्क्स का पानी आता था वो हमारे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता था, कोई पीना नहीं चाहता था। हैंडपंप का पानी मैं जब तक, इवन पीएमटी में सिलेक्शन होने के बाद जब तक घर रहा, वो मैं पानी भर के लाता था। लोग अभी भी मेरे को कहते हैं कि यार आप, हमने वो दिन देखा हुआ है आप हैंडपंप से पानी लेके आते थे। मैं क्या लेके आता था। बाद में मुझे अब फील होता है कि शायद ये मम्मी ने बहुत अच्छा काम करवाया हमसे, क्योंकि अभी भी इवन मम्मी हमारी से बर्तन भी धुलवा लेती थी, कपड़े भी धुलवा लेती थी, तो वो लाइफ में बहुत पे किया मेरे को, क्योंकि कहीं पे भी मैं अटका ही नहीं। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में कुछ टाइम रहा था, तो वहां कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता था, तो सुबह अगर आपने थोड़ी देर लेट हो गए ना, तो आपका कोई चीज मिस हो जाएगी, या तो टॉयलेट या नहाना या शेविंग। तो मैं एक बाल्टी में टूथपेस्ट, शेविंग का सामान, टॉवल, अपने अंडरगारमेंट्स, वो लेके बाथरूम में घुस जाता था, गेट अंदर से बंद कर देता था, हाथ लगा लगा के शेव करता था, क्योंकि वहां बाथरूम में शीशा नहीं था। वहीं ब्रश करता था, तैयार होके ही निकलता था, और प्लस अपने जो भी कपड़े हैं वो धो के ही निकलता था।
तो तब मेरे को कई बार मम्मी की याद आई, मैं कहा मम्मी ने यार सही सही कराया है मेरे कपड़े धोना सही सिखाती है। हाँ, नहीं नहीं, सारे काम, मतलब अपना कमरा तो झाड़ू भी लगानी है आपने, चादर भी आपने सही करनी है, उठ रहे हो तो कापी किताब भी वापस सही लाइन पे लगानी है। अभी मैं देखता हूँ ये चीज बच्चों के पार्ट में मिस हो रही है, पेरेंट्स ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पेरेंट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पर मेरे बच्चे भी नहीं करते इतना। पर मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को फॉलो करो, आपको बहुत लाइफ में पे करेगी, आपको समझ नहीं आएगा अभी, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में बहुत चीजें पे करेगी आपको। कब पे करेगी, कैसे पे करेगी, वो मैं आप खुद ही जानोगे। Okay, sir. So, if you had to choose between intelligence and hard work, what is more dominant in life? मैं तो हार्डवर्क ही कहूंगा। इंटेलिजेंट सब, आप इंटेलिजेंट हो, सबको भगवान ने 100 IQ दिया है, सब इंटेलिजेंट हो। ये सब अपने मिथ हैं, ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंटेलिजेंट हो आप, कोई मेंटली रिटार्डेड नहीं है। जितना आप हार्डवर्क करोगे, पढ़ोगे, जिस चीज में आप करोगे, हमारा सर थे अभी जो न्यूरो सर्जरी में हमारे हेड थे, अब तो वो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो हमें कभी कभी एक बात कह देते थे, वो मैं बात वो कहूंगा तो आप हंसोगे, वो कहता न्यूरो सर्जरी इज वेरी इजी, डॉक्टर को डॉग कहते, न्यूरो सर्जरी इज वेरी इजी डॉग, इवन ए मोंकी कैन डू न्यूरो सर्जरी, बट मोर इंपॉर्टेंट इज पेशेंट केयर, यू मस्ट नो पेशेंट केयर। वो बात आज भी दिमाग में घूमती है, वो क्योंकि वो उनका ये मानना था कि आप हार्ड वर्क करो, पेशेंट का ध्यान रखो। सर्जरी तो जब आप सारा दिन ध्यान रखोगे तो सर्जरी में एक एक स्टेप आप ध्यान से कर लोगे। तो इंटेलिजेंस तो सब इंटेलिजेंट ही हो आप, ऐसा लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, हो सकता है कोई फास्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व में कोई जल्दी कर सकता है, कोई कम कर सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी होती है, वो क्वेश्चन कहीं पहले पढ़ा होता है, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड में उसके वो नॉलेज होती है। ठीक है, तो हार्डवर्क से तो वो कहते हैं ना कि लगातार पढ़ते रहोगे तो कछुआ भी आगे निकल जाता है। तो हार्डवर्क इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। And sir, what is the biggest health-related challenge you feel is in Indian youth right now? सबसे ज्यादा मुझे जो मुझे डर लगता है ना, अपना फूड का ध्यान रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को ये बड़ी बड़ी कंपनियां जहर खिला रही हैं, हम तो मैं कहते हैं मेडिकल में भी जहर ही खिला रहे हैं। तो फूड का स्पेशल ध्यान रखो, और एक्सरसाइज, साइकिलें बहुत बच्चों ने चलानी बंद कर दी हैं, रूटीन एक्सरसाइज तो कब की पता नहीं कब कौन करता है, सब छूट चुकी है मेरे हिसाब से। और खाने का सिस्टम अपना बहुत बिगड़ चुका है, अपने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। जो बेस्ट फूड, जो मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, बेस्ट फूड है जो आपकी मदर ने बनाया है या जो भगवान ने बनाया है। भगवान ने क्या बनाया है? जो फल, जो वेजिटेबल्स वो बनाए हैं, हालांकि उसमें भी अब स्प्रे उपरे कर देते हैं लोग, लेकिन जो आपको पैक फूड है, जो पैकेट बन के आता है, भले बिस्किट्स हो, भले भुजिया हो, भले बर्गर और ये पैटीज, पास्ता, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो मदर के अलावा किसी और ने बनाए, वो सब बहुत हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है। इस चीज से आप एक बार क्रॉस कर जाओगे ना तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। इतने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने वाले हैं क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो अपने को बहुत नुकसान करने वाला है। And sir, is there any effect of overuse of screens in this student life? Screens का brain पे कोई फर्क पड़ता है overuse करने का? Is there any relation? यस, LED लाइट होती हैं, आप लगातार देखते हो तो आप थकने लग जाते हो, आपकी जो मेलेटोनिन है जो अंधेरे में बनता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उससे फिर आपको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। एक आप वो एलिस वंडरलैंड में घूम रहे होते हो, दिमाग तो आपने जो मोबाइल में देखा, जो लाइफ देखी, आप उसमें ही रहते हो, एक्चुअल लाइफ से आप कटते जाते हो, आप पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं बना पाते, आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते, कोई हल्का सा चैलेंज हो जाता है तो आपको लगता है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है वही बढ़िया था, ये तो वर्ल्ड अच्छा नहीं है। वर्ल्ड तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अपने इस वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उस वर्ल्ड में जीने के लिए अपने
अपने पीछे रह गए हैं। तो मोबाइल अपना सर्वेंट है, अपना बॉस नहीं है। मोबाइल से अपने जो निकालना है, अगर आपका मन है मूवी देखनी देखो, आपने कहा मन है कोई गेम खेलने खेलो, लेकिन वो अपना सर्वेंट है। वो नहीं अपने को गाइड करेगी अपने को इसको करना है। अपने को मैं 10 मिनट देखूंगा, ये मूवी देखूंगा या गेम देखूंगा या ये रील देखूंगा या किसी को फोन करूंगा, वो करो आप, लेकिन ही इज नॉट अवर बॉस। अपने ही उसको 2 घंटे 3 घंटे उसको घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी वो चीज दिखा रहा है वो अपने देखते जा रहे हैं, आगे से आगे पता नहीं कहाँ से चालू होते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं। यार मैं तो एक ईमेल चेक करना था, मैं तो व्हाट्सएप पे गया, वहां से एक लिंक आया और मैं फिर वहां से वहां चला गया। तो वो चीज को अवॉइड करो। और सर, जो हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम चल रही है ड्रग अब्यूज की, हमारे सिटी में भी है, तो जो यूथ ड्रग्स की तरफ जाता है वो किस प्रोसेस, किस माइंडसेट से घुसता है, और अगर एक बार घुस चुका है तो वो बाहर कैसे निकले? ये वास्तव में बहुत खराब प्रॉब्लम है। मैं खुद बड़ा इसमें, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कई बार तो मैं कहता हूँ कि आज 9 पेशेंट हेड इंजरी के भर्ती हैं और 9 के 9 कोई ना कोई ड्रग लेके एक्सीडेंट करके भर्ती हुए। तो ये अच्छा नहीं लगता। हमारे देश का बच्चे ऐसे नशे में जा रहे हैं। और नशे का क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है? आप तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं मैंने देखा है कि कुछ ऐसे फ्रेंड सर्किल, ऐसे लोग ऐसा एक फोमो बना देते हैं कि ये नहीं लिया तो फिर क्या लिया, ये नहीं किया तो क्या जिंदगी जी। इस तरह के प्रोसेस से धीरे धीरे बच्चों को उस चीज में आ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि नशे आप 3-4 तरह के मान लो। एक तो स्मोकिंग, दूसरा एल्कोहल, और तीसरा मल्टीपल ड्रग्स, ये चिट्टा, काला, अफीम, पोस्ट, मेडिकल नशे, ये जो सारे हैं। आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, नर्व्स हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है नर्व्स, ठीक है। उसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है। तो ये जो जितने भी नशे हैं ना, वो आपके वो जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको एक फील आने लगी थी, फील गुड, वाह ये जिंदगी है, ये आहा मजा आ गया। वो लगातार जो आती है वो आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती जाती है। आपको बार बार वो मोटिवेशन चाहिए, बार बार वो नशा चाहिए, वो एक फील चाहिए। जब वो नहीं मिलती तो आपको लाइफ बहुत खराब लगने लगती, बोर लगने लगती, दुखी होने लग जाते हो। तो आप फिर वहां जाते हो, फिर वही नशा लेते हो, फिर इलेटेड फील करते हो, नींद आ जाती है, जिंदगी अच्छी लगने लग जाती है। फिर वो सेरोटोनिन धीरे धीरे डोपामीन, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो जो लेवल जो है ना, आपको खुशी देने के लिए उनका बहुत हाई चाहिए होता है। तो वो बहुत हाई देने के लिए आप और डोज बढ़ा लेते हो। तो ये तो प्रोसेस है जो नशों में होता है, ठीक है। अब अपने को अपना बच्चा है, साथ का बच्चा है, साथ का स्टूडेंट है, अपने घर का बच्चा है, अपना घर का रिलेटिव है, तो आप अपने को उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसका बिहेवियर चेंज होते जा रहा है, उसका बात करने का तरीका चेंज होता जा रहा है, उसके साथ के दोस्त बदलते जा रहे हैं, उसकी सोच बदलती जा रही है, वो अननेसेसरी गुस्सा कर रहा है या अकेला रहना चालू कर रहा है। जो अच्छा बड़ा टॉकेटिव बंदा होता है वो अकेला रहना चालू कर देता है। तो ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको डाउट करना पड़ेगा भी कुछ तो है जो ये इसका बिहेवियर बदल रहा है। जितना जल्दी उसको इस चीज से निकाल लोगे उतना ही अच्छा है। जितना लेट होता जाएगा उसको वापस निकालना इस चीज से बड़ा मुश्किल है। तो आप उसका रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट तो ये है कि अपनी जो आप कंपनी है ना उसका ध्यान रखो। आप 8-7 बच्चे हो जिनका एक ग्रुप है, आपस में खेलते हो, मिलते हो, आप ध्यान रखो कि आप में से कौन बच्चा इस चीज में जा रहा है। तो आप उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। आपने उस ग्रुप में नहीं जाना कि एक ले रहा तो सारे वैसे नहीं हो जाने, ठीक है। दूसरा जो रिप्लेसमेंट है, आपको खुश किस चीज से होना है वो सेल्फ जनरेट करो ना। मैं खुश होता हूँ मेरे नंबर अच्छे आते हैं, मैं खुश होता हूँ जो मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, मैं खुश होता हूँ जो मम्मी ने कहा कुछ काम कर दो तो मैं कर दिया तो मम्मी ने शाबाश दे दी, ठीक है ना। उससे अपने अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट करो ना। आर्टिफिशियल क्यों कोई चीज अपने लेके और जनरेट करें, ठीक है ना। जिंदगी में तो हैप्पीनेस भी है और सैडनेस भी है, वो नॉर्मल है, उसको आने दो ना। हमेशा हैप्पी रहना ही है क्या अपने को? जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आएंगे, वो चैलेंज के टाइम आप थोड़ा परेशानी होगी, दिक्कत होगी, लेकिन वो चैलेंज जब क्रॉस करोगे तो आप पे अच्छा खासा एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होगा। वो बच्चों से मिलो ना जिनका अभी नीट में सिलेक्शन हुआ है या आईआईटी में या आईएएस में या कोई अच्छा कंपटीशन जिन्होंने क्रैक किया है, उनसे पूछो कि कैसा फील हो रहा है।
तो नशों से बिल्कुल दूर रहना है। कोई प्यार से, मजाक से, फोमो क्रिएट करके ग्रुप में ऐसा आपको कभी, आज नहीं बाद में 5 साल बाद में भी कोई ऐसा आपको कहे कि यार कुछ नहीं होता, ले ले यार, तू तो जिंदगी नहीं जी, ये ले, एक बारी जिंदगी है, ये लेके तो देख, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया है, बहुत सारे लोगों को मिला, मेरे इवन कुछ रिलेटिव्स भी हैं। अभी मैं किसी शादी में गया था तो वो लोग, वो कुछ सिगरेट में कोई नशा डाल के पी रहे थे, तो जो लड़का दूल्हा था तो उसको भी बुलाया, वो भी उसने 2-3 कष्ट लगाए। मैं पहुंच गया तो मेरे को देख के बोले मैं तो बस वैसा ही। मैं कहा कोई बात नहीं, इससे निकलना है अपने को, मेरे से शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, छुपाना है तो अपने आप से छुपाओ ना, मेरे से छुपा के क्या करो। तो आपको इन सब चीजों से दूरी बना के रखनी है, ठीक है, वो तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर फिर भी अपना कोई नियर रिलेटिव, कोई जो दोस्त जानकार इसमें एडिक्शन में चला ही गया तो फिर अपने को डी एडिक्शन करना पड़ेगा। वो फिर अलग साइकेट्रिस्ट होते हैं, अलग सारी मेडिसिन चलती हैं, ठीक है ना, उसको भी रिहेबिलिटेशन होता है, वो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और अपने को पहले डे 1 पे भी रिफ्यूज कर देना है। कोई नहीं अपने आउट ऑफ वे हो जाए, कोई नहीं 5 आदमी पी रहे हैं तो मैं छठा नहीं बनूंगा, फिर मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है। एक बार सख्ताई से मना करना चालू कर दोगे तो कोई आपको नहीं खींचेगा। इवन आप अच्छे ढंग से मना करोगे तो कुछ लोग जो अंडर प्रेशर जो ले रहे हैं नशा, वो भी आउट आ जाएंगे, यार ये भी नहीं पी रहा तो हम भी नहीं देते, ठीक है ना। तो एक आपको थोड़ा एक सख्त डिसीजन तो लेना पड़ेगा। या कोई ऐसे फैमिली में भी कई लोगों के लोग लेते हैं, तो वहां पे भी अपना एक पक्का विल तो रखो, भाई ये नहीं मैं लूंगा, ये नहीं मना है मेरे को, ठीक है ना, भले मेरा नाम ले देना। ये डॉक्टर साहब का नंबर है, अगर वो कहेंगे तो मैं ले लूंगा, ठीक है ना। मैं तो अपने कार्ड बहुत बांट दिए, मैं कहे भाई अगर वो कहीं कहे तो करे यार डॉक्टर साहब से पूछ लो। आई एम श्योर सर, आपकी बातें सुनने के बाद काफी सारे बच्चे आपको रोल मॉडल की तरह मानेंगे। दे वांट टू नो कि आपका रोल मॉडल कौन था। तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जब देखो बच्चा होता है तो वो मेरे को रोल मॉडल जो लगता है कि यार ये बच्चा पीएमटी में सिलेक्ट हुआ है तो इसी से मिल लें, इससे पूछ लें कैसे पढ़ते थे भैया। मेडिकल में गए तो कुछ और सीनियर्स मिले, उनमें से तो ऐसे समय के साथ हमारे सर थे, तो मैं जब उनका जो बता रहा था, तो आज की डेट में तो वही रोल मॉडल है। वो कितने साफ दिल के थे ना, मेरे को वैसा न्यूरोसर्जन कोई मिला ही नहीं है, और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरे टीचर थे। हमारे वहाँ क्या होता था, कई बार HIV पॉजिटिव पेशेंट आ जाते थे, और वो उस टाइम सरकार का जो गुजरात सरकार का रूल था, मैंने गुजरात अहमदाबाद से करी है, तो आपने सर्जरी करनी है, आप HIV पॉजिटिव पेशेंट पे सर्जरी कर रहे हो तो आपको कुछ अलग प्रोटेक्शन लेने पड़ते हैं। आप सिंपल पेशेंट पे सर्जरी कर रहे हो तो वो इतना प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। और वहां ये रूल था कि पेशेंट आया, आपने HIV का टेस्ट भेज दिया, अगर वो पॉजिटिव आया पेशेंट तो 3-4 दिन में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिफाफे में बंद होके आपके HOD के पास पहुंचेगी कि वो आपका पेशेंट HIV पॉजिटिव है। तब तक तो हम सर्जरी कर चुके होते थे। तो ये मेरे जाने से पहले ही हमारे सीनियर्स ने कहा सर ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो सर ने हमें अलाउ किया भी आप जो है HIV की जांच या कोई एक HCV वगैरह की जांच, ये आप आउटसाइड में फोन करके किसी से करवा लिया करो, ताकि आपको आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाए। आप OT में लो, अगर HIV पॉजिटिव है तो वो जो प्रोटेक्शन जो सारा लेना है वो आप ले पाओ। तो हम उसको फोन करते थे, वो मिस कॉल जाते ही उसका फोन आया था, सर किसकी जांच लेनी है। हमने कहा ये एक ही 2 जांचें कराते, HIV, HCV और कभी कभी CBC, बस। तो आप सोचो दिन के कोई 15-20 पेशेंट एडमिट होते थे, और ऑलमोस्ट सबकी हम HIV तो करा ही लेते थे। तो लैब वालों को लगा कि यार इतना बिजनेस आ रहा है तो कुछ इनको करें, तो वो डिपार्टमेंट में आ गया। तो उसको समझ नहीं आया, सब काम में लगे हुए थे, और 3 ही डॉक्टर होते थे हम, एक OT में, दूसरा OT प्लस वार्ड में, और एक मैं वार्ड में। मैं तो उस टाइम जब मेरे को गुजराती भी नहीं आती थी ढंग से, तो उसने सोच साच के वो सर के पास एक काजू कतली का आधा किलो का डब्बा ले गया। तो बोले, सर ने कहा भाई क्यों लाए हो? बोले सर वो ग्रीन क्रॉस से हैं, वो लैब्स की जांच होती है ना। तो साहब ने OT में दे दिया वो डब्बा, और हमें तीनों को बुलाया, इस लैब की जांच बंद कर दो, किसी और लैब को ढूंढ लो। तो ऐसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। अपनी
सैलरी के अलावा किसी भी पेशेंट से ना वो प्रैक्टिस करी, ना किसी पेशेंट से एक पैसा भी नहीं लिया। इवन जो मैं कह रहा हूँ वो तो पेशेंट भी नहीं था, एक जो मिठाई का डब्बा दे गया वो भी उन्होंने ओटी में दे दिया। तो ऐसा तो प्योर हार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। There are some questions sir जो बच्चे पूछना चाहते हैं. We won't be taking much of your time. Just a few questions. Sir, I wanted to ask that blood usually creates panic among people. Like when people see blood, it creates panic among them. Does that happen? That situation ever happened to you when you have seen blood in that case, or were you trained for that, or you just got habitual by seeing it on the very regular basis? हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसको हीमोफोबिया कहते हैं। ऐसे भी कई होते हैं कि इवन अपने एक सिरिंज में भी ब्लड ड्रा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को उसमें भी घबराहट हो जाती है, गिर जाते हैं। एज ए डॉक्टर थोड़ा सा तो हम मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन हमने ऐसे बुरे बुरे केस भी देखे हुए हैं जिसमें समझो इस तरह से कोई चोट लगी और खून की धारें बह रही हैं, तो थोड़ा तो फीलिंग हमें भी आती थी भी। लेकिन वो क्या है कि अपने दिमाग में वो जो मैंने पहले वर्ड कहा कि क्लियरिटी, अपने होता है उसको पकड़ लें, उसको रोक लें कैसे भी। इधर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है आर्टरी से पकड़ लेते हैं या कंप्रेशन करके, या अलग अलग मेथड्स होते हैं, कोटरी भी करते हैं। तो वो ऐसा कभी डर तो नहीं आया, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे हमारे साथ के भी बच्चे थे, कई बार इस तरह की सिचुएशन देख के गिरते हुए देखे हैं सडनली। तो कई बार पेशेंट भी हंसने लग जाते हैं, यार डॉक्टर तो आप पे ही गिरे जावे हैं। तो ऐसा भी हुआ है, हो सकता है किसी के साथ भी, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। क्योंकि जब आप क्या सोचते हो उस ब्लड को देख के ना, आप ऐसे सोचने लग जाओगे यार इसका तो इतना ब्लड गिर गया, ये तो क्या होगा इसका, इस तरह उस साइड में सोचने लग जाओगे तो आप गिर सकते हो, आपको कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई फैमिली में किसी की डेथ होती है और कोई रिलेटिव नीचे गिर जाता है या घबरा जाता है ना, लेकिन जब आपके मन में वो क्लियरिटी है कि मेरे को करना क्या है, तो फिर वो सब चीजें पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाती है, वो डर नहीं लगता फिर। हाँ। Anyone else? Sir, have you ever got diverted due to demotivations like the time it takes, expenses and pressure? हाँ, ऐसा बहुत बार फीलिंग आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप अपना अच्छा काम करते रहो। आपके जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज मिल पाए, हर चीज आप कर पाओ, लेकिन जितना आपकी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। मैं जब बॉम्बे हॉस्पिटल में था तो एक मशीन थी 5.5 करोड़ की, न्यूरो नेविगेशन है ना, तो उसमें उस मशीन का एक्चुअल एडवांटेज ये थी कि ब्रेन में आप ऐसे जैसे आप अपने बस्ते को ऐसे उल्टा सुल्टा करके कोई चीज ढूंढ सकते हो, कोई पेन पेंसिल शॉर्पनर नहीं मिल रहा तो आप ढूंढ सकते हो ना। इवन एब्डोमेन में भी आप पेट खोलते हो तो अपने इधर इंटेस्टाइन को इधर करके इधर देख के सारा ढूंढ लेते हो, लेकिन ब्रेन में ये सब नहीं कर सकते हो। ब्रेन में तो जहां अपने पर्टिकुलर एक जगह है जहां ट्यूमर है वहीं पे ही काम करना है, ऐसे नहीं कि यहां से भी खोद के काट के देख लें, यहां से भी काट के, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो जो मशीन थी नेविगेशन की मशीन, वो आपको पर्टिकुलर बताती है कि ये यहाँ पे ये ट्यूमर है, इतने सेंटीमीटर गहराई है, सारा एडजेक्ट जैसे नेविगेशन है ब्रेन का एक समझो। तो मैं जब वहां गया, मैंने वो मशीन भी सीखने गया था, तो मैंने उसका रेट पूछा, बोले 5.5 करोड़ है। मैंने कहा यार अपने तो इस लाइफ में तो ये मशीन नहीं खरीद सकते। तो ठीक है, फिर मैंने हमारे सर से भी बात करी, तो उन्होंने कुछ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को बताई कि यहाँ से ये मेजर करो, इस पॉइंट से ये मेजर करो, यहाँ से ये मेजर करो, पर वो उस मशीन जितना एक्यूरेट नहीं था। तो हम वैसे ही काम करते रहे। और अच्छी चीज क्या हुई कि आप में से, जैसे आप बच्चे हो ना, आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग करी, उसने वैसी ही मशीन इंडिया में बना डाली, और उस मशीन से बढ़िया जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस कंपनी का एक बंदा मेरे पास आया कि सर हमने ऐसी मशीन बनाई है। तो मैंने कहा यार वो तो पेटेंट होगा। कि नहीं सर, हमने कुछ अलग टेक्निक से बनाई है, काम वही करती है लेकिन हमारा पेटेंट अलग है और हमने अभी तक पेटेंट लिया भी नहीं है। मैंने कहा आप मेरे पास छोड़ जाओ मशीन। तो क्या सर आप खरीद लोगे? मैं क्या खरीद लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बोले पैसे की बात नहीं सर, आप रखो, उसको यूज करो, आप बताओ, हमारे को फीडबैक दो उस मशीन में क्या कमी है। तो वो मशीन वो जो छोड़ के गया आज तक मैंने खरीद रखी है, और वो मेरे को सिर्फ 40 लाख की मिली, और आज उसकी कीमत पुरानी की भी 70 लाख हो गई है। तो टाइम आएगा, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है सर।
why seniors are address boss in your profession and which is not regular in other profession? You see, it is a part of respect. You can say sir or boss or guruji, whatever. It's a way of expression only. We say boss to our senior. In some states it's called as sir, or even I have seen few medical college where they say bhaiya, didi. Even still in India, the senior को दीदी और या भैया कह रहे हैं. तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है. सर पॉइंट हमने भी नोटिस किया, डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को बॉस बोल के एड्रेस करते हैं. मतलब कॉर्पोरेट्स में भी क्या होगा, दे एड्रेस मैडम, बट बॉस एक ऐसा वर्ड है जो मैंने तो पर्सनली डॉक्टरेट लाइन में ही सुना था कि अपने सीनियर्स को एड्रेस करते हुए. ये अपने सिर्फ मुझे लगता है मेडिकल लाइन में ज्यादा है, बॉस मेडिकल लाइन में ज्यादा है. वो जब पहले दिन थोड़ा लाइटर मूड में बताता हूँ. पहले दिन जब रैगिंग स्टार्ट हुई, पहले दिन जाते ही रैगिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप तो खुशी खुशी बंदा जाता है, यार मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ, देख रहा है मेडिकल कॉलेज कहाँ हूँ, बैठा हूँ, नीचे देख. तो पहले दिन ही वहां घुसते ही रैगिंग स्टार्ट हो जाती थी हमारी. तो बोले आप, मैं कौन हूँ? बोले सीनियर हो. सीनियर क्या था? मैं बॉस हूँ तेरा. और पहले दिन काउंसलिंग हुई और आपको पकड़ के लेके आपके पेरेंट्स को बोले हम इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए ले जा रहे हैं. वहां जाते ही मुर्गा बना दिया सबको कि हम बॉस हैं, हमने तुम्हारे को सिखाना है, हमने तुमको पढ़ाना है, हमने तुम्हारे को पास कराना है, तो इसलिए हम तुम्हारे बॉस हैं. तो वो अब तो रैगिंग वगैरह मेरे को नहीं लगता इतनी रह गई है, लेकिन वो पहले दिन से रटा देते हैं बॉस है. और मैंने तो अभी रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन है डॉक्टर संदीप गुप्ता जयपुर में, वो और एक सुमित जैन, तो वो नहीं सुमित जैन ही इज इन यूपी. तो वो दोनों बेचारे उतरे. मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हुए थे, उन्होंने जूनियर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी. जूनियर की यूनिफॉर्म मैं बता दूं क्या थी हमारी यूनिफॉर्म जब मेडिकल कॉलेज में गए थे. व्हाइट शर्ट, यहाँ पे वो शोल्डर के ऊपर दोनों तरफ पॉकेट्स, दोनों तरफ रेड रुमाल. ये जो बच्चों की पुरानी रेड बेल्ट आती है वो व्हाइट पैंट, उसकी जो मोरी है वो 36, और ब्लैक शूज बाटा के, और रेड जुराब, और रेड ही लेसेस, और बाल इतने कटे हुए, इतने बाल, तो दूर से दिख जाता वो जा रहा जूनियर. और जूनियर को हमें कहते हैं ये मच्छर है, ये मच्छर जा रहे हैं, ये मच्छरों की लाइन जा रही है. तो वो दोनों मच्छर, संदीप गुप्ता और वो सुमित जैन निकले मच्छर ड्रेस में. तो निकले तो मैं क्या एक बैग लेके जाता था, उसमें मेरे सारे कपड़े होते, फटाफट वो निकालता, बदल लेता, जिस भी कोने में जगह मिल जाती. मैं क्या यार सारे शहर में तो ऐसे जयपुर में नहीं घूमेंगे. तो वो बेचारे बस से उतरे, जूनियर हो, मच्छर हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ. तो वो दोनों ने ऐसे करके पूरा 190 डिग्री पे मेरे को विश किया. तो मेरे को बड़ा फील हुआ यार, ये तो गलत कर दिया, तो साथ के ही बच्चे हैं. तो और कुछ भी नहीं है, अब तो रैगिंग बहुत कम हो. So my question is what is the best advice you have ever received in your career? Best advice by any senior या or any patient या any teacher? The best advice मैं आपको देना चाहूँ या मेरे को मिली? क्या मिली है जो? अच्छा, ऐसा टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है ना. तो मेरे ख्याल डॉक्टर मुकेश आर्या सर थे हमारे यूरोलॉजिस्ट, बीच में प्रिंसिपल भी रहे हैं पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के. वो बात मेरी को अभी भी नहीं भूलती. उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब भी पेशेंट ट्रीट करो, जब भी सर्जरी करो, जब भी पेशेंट पे कोई प्रोसीजर करो, तो ऐसा मान के करो कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा रिलेटिव है, ये तुम्हारा बच्चा है. ये बोलते बोलते भी मेरी आंखों में आंसू आ गए.
आप बेस्ट परफॉर्म करोगे, आप बेस्ट परफॉर्म करोगे जब ये ऐसा मान के चलोगे। सर फेलियर्स को कैसे ओवरकम किया करें, मतलब या फिर अब पेरेंट्स के मतलब ये होता है कि भी मार्क्स लाने हैं, उसका मतलब कैसे ओवरकम किया जा सकता है स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा? देखो लाइफ में फेलियर और सब कुछ चलता रहता है। एक नंबर अपने कारण आपने खुद ढूंढना है कि मेरे नंबर कम क्यों आए, क्या कारण रहा, आप ढूंढो नंबर 1। सेकंड अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो भी क्या कारण रहा। थर्ड अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो भी क्या कारण रहा, या कोई सीनियर, जैसे हमारे मेडिकल में तो सीनियर्स होते थे तो उनकी हेल्प ले सकते हो भी क्या कारण रहा आप फेलियर हुए। ठीक है, अब उस कारण को आपने चार्ट कर लिया भी ये मेरी कमी रही, ये मैं पढ़ नहीं पाया, या ये मैं नहीं सीख पाया। ठीक है, तो वो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जैसे आज 1 घंटा पढ़ते हो, ठीक है ना, आज 1 घंटा पढ़ लिए, 60 मिनट, कल आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट, 62 मिनट, अगले दिन भी 62 मिनट, थोड़े दिन 62 मिनट पढ़ लिए, अगले दिन 4 मिनट और ज्यादा पढ़ना है, तो अब आपने 65 मिनट या 66 मिनट पढ़ लिए। धीरे 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 आपकी परफॉर्मेंस सुधरती जाएगी। जहां पे आपके नंबर कम आए हैं या फेलियर हो रहा है, वो कब आप सबसे आगे निकल जाओगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। या सिंपल जैसे कोई हेल्थ में है कि मैं रोज 15 पुशअप लगाता हूं, आज 16 लगा के देखते हैं, थोड़े दिन 16 लगाए, आज 17 लगा के देखते हैं, तो आप 1 साल में एक इंसान से कुछ अलग ही सुपर हीरो बन जाओगे। ठीक है ना, तो फेलियर्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग में परेशान नहीं होना, दुखी उदास कुछ नहीं होने की जरूरत। फेलियर हुआ है, कुछ नंबर कम आए हैं, तो पहले तो हंस दो, स्माइल कर दो, तो बहुत सारी चीजें इधर सही हो जाएंगी। उसके बाद अपना एक छोटा सा प्लान बनाओ, उस पर फॉलो करो, उस पर ऑनेस्ट रहना है आपने। वो जो प्लान आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैडम ने नहीं बनाया, किसी सर ने नहीं बनाया, वो आपने बनाया, आपने उस पर ऑनेस्ट रहना है। मैंने इसलिए उस टाइम में कह रहा 365 दिन नहीं, 200 टाइम में डिवाइड करो, क्योंकि कभी कभी कोई कारण, बीमारी या किसी कारण से आपका वो प्लान थोड़ा सा हो जाए, तो आपको जो काम आपने 200 दिन में करना है तो 210 दिन में हो जाए। ठीक है ना, तो आप एक अलग हो जाओगे, लेकिन ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। जो आपने प्लान बनाया है, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ जैसा बनाओ, वो फॉलो आपने करना है, आप 100% निकल जाओगे इन चीजों से। आपने कोई नई खोज तो कर नहीं रहे ना, जो पढ़ रहे हो सबने पढ़ा हुआ है, आपसे सीनियर कितने 50 सालों से पढ़ रहे हैं। माफी पढ़नी है, वही तो जाननी है, वही तो सीखनी है, वही तो अपने अंदर आत्मसात करनी है। आप इस चीज से निकल जाओगे, बहुत बढ़िया निकल जाओगे। With your permission, ma'am, and your permissions, I'm Dr. Kundi Phil. Sir, मैं शुरू करना चाहूंगा एक रॉन्ग फ्रेज से। रॉन्ग फ्रेज ये है कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज नोन एज द सबवे ऑफ लाइफ। मतलब बिगाड़ भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपसे ऐसा किस्सा मैं चाहता हूँ आप शेयर करें जहां आपको बेस्ट ब्लेसिंग्स मिली हो पेशेंट से या रिलेटिव्स। कोई भी ऐसा किस्सा आप प्लीज शेयर। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे को जो अभी लेटेस्ट केस याद है। कोई यंग 30-32 साल का लड़का था, और उसको कोई देसी जुगाड़ होते ना, जिसको मरुता कहते हैं, वो पुराना इंजन लगा के और लकड़ी वकड़ी जोड़ के कुछ कार जीप जैसी एक कॉम्बिनेशन सा बना लेते हैं। हाँ, तो वो उसमें इंजन लगा के पीछे ट्रॉली सी, हाँ, लेडी सी खींचते तो वो कुछ पैदल जा रहा था या कोई बाइक पे जा रहा था, तो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो उसके यहाँ पे सारा चोट लगी, यहाँ से पूरा ब्रेन खुल गया। ना हमारे को कोई स्किन दिख रही थी, ना उसकी बोन दिख रही थी, सीधा ब्रेन दिख रहा था, वो भी पूरी तरह से ऐसे कंटूल्ड, और उसके ऊपर ड्रेसिंग मारी हुई थी, और ये हाथ भी पूरा क्रश था, पैर भी पूरा क्रश था, शोक में पेशेंट था, सांस भी नहीं आ रहा था। वो किसी और हॉस्पिटल से 1 घंटा इलाज करा के हमारे पास आए थे, वो बेंस दबा रहे थे, और नाइट का ही टाइम था, और सब जगह ब्लीड कर रहा था। तो पहले तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे शोक में है, लेकिन ब्लीड कर रहा है तो इसका कुछ तो बीपी है। तो मैंने कहा यार ट्राई करेंगे,
तो वो पूरी रात हम उस पर लगे रहे। वो भी रिलेटिव भी बेचारे कहीं से ढूंढ ढांड के ब्लड लाए, उसकी सुचरिंग करी, ये भी सारा स्किन जो है अंदर घूम गई थी तो उसको भी सारा कवर ववर दिया। ऐसा लग रहा था शायद इन्फेक्शन हो जाएगा, कि क्या होगा। वेंटिलेटर पे रहा, फिर थोड़े दिन और थोड़ा ठीक हुआ तो वो सारा जो अंदर जो बोन वोन टूट के अंदर कचरा वचरा गिरा हुआ था वो सारा निकाला, उसको लेयर वाइज क्लोजर किया। नीचे से भी स्कल बेस टूट गया था, वो भी सारा रिपेयर किया। तो फिर भी वो वेंटिलेटर से नहीं जा रहा था। तो 7th डे पे 7वें दिन वो जो सैटरडे को नाइट को आया था और नेक्स्ट सैटरडे संडे को वो वेंटिलेटर से हट गया। तो इसके बाद वो ठीक होके चला गया। मतलब अभी भी पैर में अभी थोड़ी है इशू, उसके हाथ में भी थोड़ा इशू है, लेकिन ब्रेन के तौर पे वो अभी पहचानने लग गया, मुंह से खाना वाना खाने लग गया। अभी हमने ट्रिकोस्टोमी रखी हुई है, रेस्ट ट्यूब निकाल दी है। तो उनका कोई रिलेटिव आया, उसने मुझे कहा सर हमें तो उम्मीद नहीं थी। मैं क्या, उम्मीद तो मैं भी नहीं थी। तो उसने कहा कि सर हमने ना ये आपसे एक चोरी करी है। मैंने क्या चोरी करी है? कि सर हमारे घर में एक बच्चा हुआ है, हमने उसका नाम दीपक आनंद ही रख दिया है। ठीक है ना। तो वो मेरे को लगा यार, मैं क्या यार कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी है ना। तो पे करता है, आपने तो साफ दिल से काम करता। You wanted to ask something. Our children must have learned a lot of things. So do I and our teachers as well. Now I would like to call upon our respected Dr. Anupama Ahuja ma'am. Give a vote of thanks to you, sir. This is the first time कि आपको कहना नहीं पड़ा कि बेटे don't talk. The session itself was very engaging, right? You must have enjoyed, learned a lot, और जो आपके दिमाग में questions थे, you must have got the answers. The vision should be clear. You get the ways to achieve your goal. Though we had an emotional and very close session, so I would also love to share something related to this medical profession. When we were young, we were teenagers, so we had a trend within our friends to get the slam book to be filled by your friends. आपने भी कभी वो slam book भरी है? उसमें लिखा होता था what's your name, your choice, what do you think about me, your embarrassing moment and blah blah blah. Your favorite and what do you think about me. एक last line होती थी उसमें what do you think about me. So मेरे फ्रेंड्स ने भी भरी, मेरे फादर ने भी भरी। आज से शायद 12-13 साल पहले I was arranging my wardrobe और मुझे वो अपनी पुरानी टीनेज वाली स्लैम बुक मिली। मैं और डॉक्टर आनंद सेम एज ग्रुप के, तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि कितनी पुरानी स्लैम बुक मुझे मिली। तो उसमें मेरे फादर का भरा हुआ एक पेज था। दिस इज वेरी पर्सनल व्हिच आई एम शेयरिंग टुडे विद यू गाइस। तो उसमें लिखा था व्हाट यू थिंक अबाउट मी लास्ट था। तो मेरे फादर की हैंडराइटिंग में लिखा था आई वांट यू टू बिकम अ गायनोकोलॉजिस्ट। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई हैड माय स्लीपलेस नाइट्स। That was the vision I could not see, और मेरे फादर का सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि जब हम इस एज में होते हैं ना, तब हमें लगता है हमारी चॉइसेस, हमारा सब कुछ, पेरेंट्स अपने डिसीजन छोड़ते हैं। और आज तक तो इतनी सॉफ्ट पेरेंटिंग है कि हम पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे जो करना चाहते हैं करने दो, आप अपनी चॉइसेस मत डालो। और बच्चे तो वैसे भी बहुत रेबल माइंडेड है कि माई लाइफ माई रूल्स। But you will realize it later कि what parents actually mean for you, and trust me, from that day, I started to have the sleepless nights and regrets. और इतने जबरदस्त regrets थे कि एक बार तो मुझे काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ेगी, मुझे तो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, एंड एज अ रिजल्ट क्योंकि अब मेरे लिए एमबीबीएस करना पॉसिबल नहीं था, गायनोकोलॉजिस्ट बनना पॉसिबल नहीं था, आई वाज टोटली settled in my current profession, but वो regret, अच्छा ऐसा regret था जो मैं किसी से share भी नहीं कर सकती थी। अब किसको कहती कि मुझे क्या करना है। Ultimately, I did my PhD. जब मेरी thesis final हुई, मुझसे पूछा गया, पहला पेज आता है thesis में लिखा हुआ कि to whom you want to dedicate.
मैंने काटिया यूनिवर्सिटी से उन्हें की और मैंने अपनी थीसिस थॉरली खुद अपनी थीसिस पे काम किया, जबकि आपको बहुत असिस्टेंस मिलती है, पर मुझे ये था कि नहीं, मुझे खुद ही करना है। तो जब मुझसे कॉलेज में मुझे बुला के, यूनिवर्सिटी में मुझसे बुला के पूछा गया कि ये थीसिस किसको डेडिकेटेड करनी है, मैंने लिखा कि this all entire thesis work is dedicated to my father late Mr. S.S. Nigna। तो उसने कहा और मेरे पास फिर मैडम लोग अपनी फैमिली के नाम देते हैं, मैं क्या देते होंगे, करते होंगे, मुझे नहीं करना। दोबारा मेरी गाइड का फोन आया, अनुपमा किसका नाम लिखना है? मैंने कहा मैंने बता दिया मैडम, मेरे फादर का नाम लिखना है। मैंने पीएचडी सिर्फ इसलिए की है कि मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं शायद अपना रिग्रेट थोड़ा सा कम कर लूं कि मेरे नाम क्या है, डॉक्टर लग गया। एंड ट्रस्ट मी, पीएचडी करने के बाद भी वो रिग्रेट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और जब आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी, मेरे भी डोपामाइन रिलीज हो जाएगा कि हाँ, माय अनफुलफिल्ड ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड बाय मेनी ऑफ यू। तो अपने पेरेंट्स को एक बात मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की विशेस को ना पूरा करना कहीं ना कहीं हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी चॉइसेस हम पे थोपते हैं, बिकॉज दे वांट योर बेस्ट। और ये जो लाइफ में लेटर रिग्रेट्स होते हैं ना, इनसे ओवरकम करना भी आसान नहीं होता। और जितने भी डॉक्टर्स को मैं मिलती हूँ ना, सॉरी आई एम बीइंग वेरी सेंसिटिव, तो उस टाइम कहीं ना कहीं मुझे एक सेंस ऑफ जेलसी होती थी। आई कुड आल्सो बिकम अ डॉक्टर। ऐसा नहीं था कि मैं एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं थी, इट्स ओके, आई वाज वेरी स्ट्रांग। और 12th तक मैंने मेडिकल में किया है, बट आज भी आई एम सॉरी टू से इन फ्रंट ऑफ यू, पर फिर भी मुझे लगता था कि यार इसके जैसी मैं भी हो सकती थी, पर पता नहीं क्यों नहीं हुई। तो ये रिग्रेट्स मत पालना कभी भी लाइफ में। कोशिश करना कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जो सोचेंगे ना, दी बेस्ट सोचेंगे, और उनसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए कोई सोच नहीं सकता। और डॉक्टर आनंद की एडवाइजर्स तो वैल्यूएबल हैं, और आज के बाद हम सब टीचर्स आपको डॉक्टर आनंद का रेफरेंस देके बात करते रहेंगे कि डॉक्टर आनंद कह के गए थे ना, और इनके कार्ड को लेके रखते हैं ताकि तुम फोन पे बात कर लेना। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद कि आपने अपना इतना टाइम दिया, एंड वी आर truly inspired with you। और डॉक्टर प्रोफेशन इतना नाइस प्रोफेशन है। हैव यू एवर नोटिस, पूनम आपने तो ये नोटिस किया कि बॉस कहते हैं, आपने शायद एक चीज और नोटिस नहीं की कि डॉक्टर के नाम के साथ हमेशा साहब लगता है, डॉक्टर साहब। कोई ये नहीं कहता इंजीनियर साहब, कोई ये नहीं कहता एमएलए साहब, लेकिन किसी भी डॉक्टर के साथ, बिकॉज दिस इज द वे टू शो द ग्रैटिट्यूड एंड टू पे द रिस्पेक्ट कि प्रोफेशन के साथ साथ ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। तो दोज हु वांट टू गेट इनटू दिस मेडिकल जर्नी, my best wishes, and those who don't want to, even my best wishes to all of them. Choose whatever career, have clarity in your mind and give your 200% to all your vision. And thank you so much Dr. Anand for being with us। और रही बात आपकी emergencies की की, तो मैडम ने मुझसे पूछा था 9:15 बजे रीचा मैम ने कि बच्चों को सेटल कर दे। मैं क्या नहीं, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते, कोई बच्चा सेटल हो गई, यू नेवर नो कि वो फोन करके कहीं मैडम इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकता। तो दैट सैल्यूट टू यू कि आप अपने प्रोफेशन के साथ इतना जस्टिस कर रहे हैं। यू डेफिनेटली बीइंग अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ देम।